हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि कम्युनिटी डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में हमने पहले भी जब इकोलॉजिकल टर्म्स पढ़ी थी उस समय इसे हमने डिस्कस किया था कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है या कम्युनिटी डायनेमिक्स है, जिसे पारिस्थितिकीय अनुक्रम भी कहते हैं या समुदाय गतिकी यानी कि कम्युनिटी डायनेमिक्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसका कुछ सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे जब शुरू में हमने एनवायरमेंटल बायोलॉजी की जो क्लासेस थी उसमें इकोलॉजिकल टर्म्स के बारे में पढ़ा था। उस समय थोड़ा सा हमने इसके बारे में जाना था, इंट्रोडक्शन हमने इसमें लिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ सक्सेशन। सक्सेशन होता क्या है? अ टिपिकल कम्युनिटी मेंटेन इटसेल्फ more or less in equilibrium with the prevailing conditions of the environment. In nature, this is hardly true. Community are never stable. यही हम बात करते हैं कि कम्युनिटीज़ जो कोई भी हैं, जो इकोसिस्टम हैं, कम्युनिटीज़ हैं, दे आर नेवर स्टेबल, कभी भी वो स्थायी नहीं होती हैं, बट दे आर डायनेमिक यानी कि वो बदलती रहती हैं, changing more or less irregularly over time and space. They are never found permanently in complete balance with their component species or with the physical environment. Environment is always kept on changing over a period of time. ये जो environment में changes के कारण जो कम्युनिटीज़ हैं बदलती रहती हैं और जो एनवायरनमेंट में भी चेंज होता है उसके कई कारण, कई रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में हम जानते हैं, कारक हमने पढ़े हैं। उसमें जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं और जो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हैं उनमें जो चेंजेस होते रहते हैं, जो वेरिएशंस आते रहते हैं, वो भी इसका एक बड़ा कारण है। And the second one is the activities of the species of the communities themselves. जो communities हैं उसमें जो species रहती हैं उनका भी आपस में जो activities होती हैं, जो interactions होते हैं, वो भी इसका एक कारण है। These influences bring about marked changes in the dominance of the existing community. जो भी existing communities है उन सब में ये जो फैक्टर्स हैं इनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट होता है। विच इज द सूनर और लेटर रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी एट द सेम प्लेस, और इसी को हम सक्सेशन कह रहे हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड सक्सेसिव कम्युनिटीज डेवलप वन आफ्टर अनदर ओवर द सेम एरिया until the terminal final community again becomes more or less stable for a period of time. तो इन सब के कारण क्या होता है कि जो कम्युनिटी है वो दूसरे कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस होती रहती है, और वो कब तक रिप्लेस होगी? जब तक कि जो स्टेबल कम्युनिटी है वो भी मोर और लेस, हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही स्टेबल हो गई है, मोर और लेस स्टेबल हो सकती है। वो कम्युनिटी की जो स्टेज, टर्मिनल फाइनल स्टेज है, जब तक नहीं आ जाती तब तक कम्युनिटी इस रिप्लेस होती रहती हैं। दिस अकरेंस ऑफ रिलेटिवली डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द सेम एरिया इज़ नॉन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। बार बार इसकी डेफिनेशन में एक ही बात आ रही है कि जो भी ये सीक्वेंस है, रिलेटिवली डेफिनेट सीक्वेंस है, इसका एक के बाद एक कम्युनिटीज़ वहाँ पर चेंज होती रहती हैं जब तक फाइनल स्टेबल कम्युनिटी नहीं आ जाती इन द सेम एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये साथ में यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है। उसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन
कहते हैं। इसको अगर हम दूसरी डेफिनेशन के द्वारा भी हम समझें, द नेचुरल प्रोसेस बाय विच द सेम लोकेलिटी बिकम्स सक्सेसिवली colonized by different groups or communities of plants is known as succession. फिजियोग्राफिक फैक्टर्स और जो क्लाइमेटिक हैं, जो कि जलवायु और भूस्थितिकी नियमित कारकों में आते हैं, उनमें जो वेरिएशंस होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं, वो इसका कारण है, जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया। और साथ ही में जो स्पीसीज़ हैं मिलने वाली, वहाँ पर कम्युनिटीज़ के अंदर ही जो स्पीसीज़ मिलती हैं, उनके अंदर भी जो आपस में इंट्रैक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, वो भी इसका कारण है। इसके कारण जो वहाँ पर उपस्थित कम्युनिटीज़ हैं, उनमें चेंजेस होते रहते हैं, जिससे वे जल्द ही या बाद में उसी स्थान पर वहाँ पर दूसरी कम्युनिटीज़ के द्वारा वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। यही जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस होती रहती है, लगातार होती रहती है। और सफल समुदाय जो होता है, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल एंड फाइनल कम्युनिटी, वो एक दूसरे पर विकसित होते होते लास्ट में वही एक कम्युनिटी बचती है। जब तक कि एक अंतिम कम्युनिटी यानी कि फाइनल कम्युनिटी अधिक या कम समय के लिए स्थायी नहीं हो जाती, तब तक जो है ये सक्सेशन यानी कि जो ये वेरिएशंस हैं, रिप्लेसमेंट है, ये चलते रहते हैं। इस प्रकार कम्युनिटीज़ के जो रिलेटिव डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी है, वो एक निश्चित समय और एक निश्चित जो समान भाग है उसमें उपस्थित होता है। इसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकीय समुदाय कहते हैं। ओडम ने 1971 में जो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इसके बारे में बताया था कि इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार से यह होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू ओडम प्रीफर टू कॉल दिस ऑर्डरली प्रोसेस एज इकोसिस्टम डेवलपमेंट। उन्होंने इसको इकोसिस्टम डेवलपमेंट के नाम से बताया, rather than the more often known as ecological succession. He made an elaborate statement or definite this process in his own words, ecosystem development. Or what is more often known as ecological succession may be defined in terms of the following parameters. And the first is, it is an orderly process of community development that involves changes in species structure and community process with time. It is reasonability directional and therefore predictable. इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि ये जो कम्युनिटी का जो विकास है, जो इवोल्यूशन है, कि एक रेगुलर प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत डिफरेंट जो स्पीसीज़ हैं उनकी मॉर्फोलॉजी में और जो वहाँ मिलने वाली कम्युनिटीज़ हैं उसकी जो रिएक्शंस हैं, उसमें समय समय के साथ उसमें चेंजेस आते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं। यह उचित जो दिशा निर्देश होता है और इसलिए इसके बारे में कह सकते हैं कि एक तरह से भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इसी तरह जो इन्होंने दूसरा अपना पैरामेडिकल माना, इन रिजल्ट्स from modification of the physical environment by the community, that is succession is community controlled even though the physical environment determines the pattern and the rate of change and often sets limits as to how far development can go. यानी कि समुदाय या कम्युनिटी के द्वारा जो भी फिजिकल वातावरण जो है, भौतिक वातावरण के रूप में जो भी बदलाव आता है, चेंजेस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो सीक्वेंस है, अनुक्रम है, वो समुदाय से नियमित होता रहता है। जबकि जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसके भी कुछ तरीके वो डेफिनेटली निर्धारित करता है कि इस तरह से होगा, जैसे कि किस तरह से वहाँ पे चेंजेस होंगे, क्या वहाँ पर बदलाव की दर रहेगी। और यह जो होता है प्राय निश्चित जो लिमिटेशंस हैं
सीमाएं हैं उसी के अंतर्गत रह किया जाता है। इसी को यहाँ पर कहा जाता है कि हाँ इसमें विकास हो रहा है, एक तरह से यहाँ पर सक्सेशन चल रहा है। इसी तरह से जो तीसरा पैरामीटर है इनका, इन communities in a stabilized ecosystem in which maximum biomass और high information content जो है and symbiotic function between organism are mentioned per unit of available energy flow। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि यह एक स्टेबल इकोसिस्टम में जो उसका एक क्लाइमेक्स है उसको पाने के लिए यहाँ पर वो अपनी पूरी तरह से जो वहाँ पे स्पीसीज़ हैं उनकी वहाँ पर कोशिश रहती है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जिसका कि बायोमास है और वहाँ मिलने वाली जो सिम्बायोटिक प्रोसेस हैं, यानी कि जो सहजीवन वाली जो प्रोसेस मिलते हैं, प्रक्रियाएं वहाँ पर होती हैं, उन स्पीसीज़ के बीच में जो पर यूनिट एनर्जी फ्लो को रेगुलराइज करता है, वह भी इस सक्सेशन का एक कारण माना जा सकता है। ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये है कि सक्सेशन या कम्युनिटी डायनामिक्स जो है वो क्या होता है और क्या उसके पैरामीटर्स हैं। इसी में आगे हम और लेते हैं कि सक्सेशन के क्या कारण हैं, यानी कि कॉजेज़ ऑफ सक्सेशन। Causes, since succession is a process, more properly a series of complex processes, it is natural that there may not be single cause for this. Generally there are three types of causes mainly। हम तीन कारणों में इसको हम बांट सकते हैं। नंबर 1, इनिशियल और इनिशिएटिंग कॉजेज़, यानी कि प्रारंभिक कारण। दूसरा है एक्सेस और कंटिन्यूइंग कॉजेज़, यानी कि सुनिश्चित या स्थायी कारण। और एक है इसमें स्टेबलाइजिंग कॉजेज़, यानी कि स्थिरीकरण कारण। तो फर्स्टली हम लेते हैं इनिशियल और इनिशिएटिंग कॉजेज़। दीज आर क्लाइमेटिक एज वेल एज बायोटिक। यह क्लाइमेटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी हो सकते हैं। द फॉर्मर इंक्लूड्स फैक्टर्स। क्लाइमेटिक्स में हम जानते हैं क्लाइमेटिक जो है उसमें सारे फैक्टर्स आते हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं, सच एज इरोजन, डिपोजिट्स, विंड, फायर एक्सेट्रा कॉज्ड बाय लाइटनिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। एंड द लेटर इंक्लूड द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उनमें सारे कारक आते हैं जिनमें इरोजन है, डिपॉजिट है, एयर, विंड, फायर और साथ में जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं या फिर बिजली है, लाइटनिंग है, वो सब इसमें आते हैं। और जो बाद वाले हैं उनमें आता है बायोलॉजिकल, जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज़ हैं, उनकी आपस में जो इंटरेक्शंस हैं उनका इसमें प्रोसेस आता है। इस प्रकार जो वहाँ पर उपस्थित जो स्पीसीज़ हैं उनकी वजह से, आपस में इनकी रिएक्शन की वजह से वो ही उनकी एक तरह से विनाश का कारण बनती हैं, यानी कि रिप्लेसमेंट का कारण बन सकती हैं। These causes produce the bare area or destroy the existing population in that given area। सेकंड जो आता है इसका जो कॉज है, कारण है, एक्सेस और कंटिन्यूइंग कॉजेज। These are the processes as migration, एक्सेस, aggregation, competition, reaction, etc., which cause successive waves of as a result of changes chiefly in the edaphic features of that area। यानी कि इस प्रकार की जो प्रोसेसेस हैं उसमें माइग्रेशन है, एक्सेस है, एग्रीगेशन प्रोसेस जो होता है, आपस में कंपटीशन होना और उसके तहत जो रिएक्शंस आती हैं
वो इसमें शामिल की गई हैं। इनके कारण जो वहाँ पर इकोसिस्टम है उसमें चेंजेस होते रहते हैं और उस चेंजेस के जो परिणाम स्वरूप होता है किसी भी भाग के मुख्य रूप से वहाँ पर जो एडेफिक फैक्टर्स हैं यानी कि जो सोयल फैक्टर्स हैं, सोयल टाइप्स, इन सब का एक बड़ा कारण होता है यहाँ पर सक्सेशन का। इसी तरह जो इसका थर्ड कॉज है, तीसरा, स्टेबलाइजिंग कॉजेज यानी कि स्थिरीकरण कारण। These cause the stabilization of the community. According to Clements, climate of the area is the chief cause of stabilization. Other factors are of secondary value. इनके अनुसार किसी भी कम्युनिटी को स्थायी बनाने के लिए वहाँ पर जो वहाँ की क्लाइमेट है वो एक तरह से मेन फैक्टर के रूप में काम करती है। क्लीमेंट्स ने इस बारे में अपने व्यूज़ दिए थे जिसमें उन्होंने यही कहा था कि वहाँ पर मिलने वाली कोई भी जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ की जो क्लाइमेट है वो इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, जो कि इसके फाइनल एंड लास्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी के लिए मुख्य कारण होती हैं। जबकि जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसको उन्होंने सेकेंडरी स्थान पर रखा। जो पहला उन्होंने फैक्टर दिया वो यहाँ पर उन्होंने क्लाइमेटिक फैक्टर्स का दिया था कि वो इसके लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि सक्सेशन क्या है, किस तरह से वो होता है और क्या उसके पैरामीटर्स हैं अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, और क्या उसके कारण हैं यानी कि कॉजेज़ उसके क्या हैं। आज हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।